वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 18 नवंबर। 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग सभी देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज हमसे पूछी जा सकती हैं इस पूरे में। साथ ही साथ आप लोग, ये है हमारा पूरा फोन नंबर्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो भी हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी हमारी वीडियोस हैं, देखो वीडियोस तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास है ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को चाहिए हो तो कोई समस्या नहीं है। आप लोग इजीली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर्स आपके सामने दे दिए हैं, इन नंबर्स पे आप आराम से कॉल करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करो, बहुत फायदा मिलता है। बाकी हमारे ये है इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल, ज्यादा बड़े आर्टिकल्स नहीं है। 1 वोटर 2 स्टेट्स 2 वोट्स, पीएम किसान भाई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो मेंस में मैं नहीं कहूंगी उतना बेहद जरूरी है, लेकिन प्रीलिम्स में तो ये बहुत जरूरी है। फिर है म्यांमार में होने वाला कॉन्फ्लिक्ट, उसको भी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पहले भी पूछा जा चुका है, तो इन सबको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है 1 वोटर 2 स्टेट्स 2 वोट्स। अभी क्या हुआ है कि वोटर एक है, स्टेट्स में 2 बढ़ गए और वो 2 वोट की तरह काउंट होने लग गए। अब प्रॉब्लम क्या है कि महाराष्ट्र और तेलंगाना ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बीच में बहुत सारे आ गए जो कि महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों की बाउंड्री पे पड़ते हैं। मतलब कि वो दोनों ही स्टेट्स के रेसिडेंट्स कहला रहे हैं। करीब 3,000 रेसिडेंट्स है जो कि वहां पे 5,000 करीब रहते हैं। तो उनमें से 3,000 रेसिडेंट जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल है, वो रेसिडेंट्स दोनों ही स्टेट्स के जो एमएलएस के इलेक्शन होते हैं, मतलब जो सीएम चुनने वाले इलेक्शंस होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोनों की ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों की, तो पंचायतों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और तेलंगाना का आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके याद करो। तो ये दोनों जो लोग हैं, ये दोनों ही ग्राम पंचायत में वोट दे सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्प्यूट आया कैसे होगा, ये इसीलिए आया होगा क्योंकि दोनों की अभी तक बाउंड्री जो है वो डिसाइडेड नहीं होगी। जब बाउंड्री डिसाइडेड नहीं होती तो उसमें क्या होता है कि बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है तो डिस्प्यूट निकल के आएगा ही आएगा। तो ये वहां से निकल के आया है। तो यहाँ पर मेनली मराठी बोलने वाले एससी कास्ट के पीपल हैं, जिसमें ज्यादातर लामडा ट्राइब्स रहते हैं, मुस्लिम्स हैं जो कि अलग अलग रीजन से जो है यहाँ पे आए थे। और ये हिली एरियाज में दोनों के ही इलेक्शंस में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनको डबल बेनिफिट मिल गए। इनको दोनों स्टेट से जो भी एससी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं वो इन लोगों को मिलने शुरू हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि इनके पास 2 वोटर कार्ड है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये समस्या आती तब है जब किसी भी स्टेट में या 2 स्टेट्स में आपस में बाउंड्री का डिस्प्यूट अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ होता, तो वहीं से ही निकल के आया है। क्योंकि आपको पता है कि एक टाइम पे जो ये सब हमारे इंडिया में बहुत से डिस्प्यूट थे बाउंड्री को लेके, तो महाराष्ट्र सेपरेट हो जाता है 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र एक समय में दोनों ही पहले बॉम्बे कहलाते थे। दोनों का सेपरेशन 1960 में होता है। मुंबई जो है या बॉम्बे, वो महाराष्ट्र बन जाता है, गुजराती बोलने वाले गुजरात में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये सेपरेशन जो है हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके की आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में भी टेंशन हुई और आंध्र प्रदेश से डिवाइड हो जाता है तेलंगाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिविजन्स निकल के आए, लेकिन दोनों की बाउंड्री शेयर होती है। तो सिनारियो अभी यही है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डिलिमिटेशन को स्टार्ट करने वाली है और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सीईओस को बनाया है, ताकि डबल वोटिंग का कॉन्सेप्ट ना रहे। जो भी इस रीजन में डबल वोटिंग हो रही है उसको सॉल्व किया जाए। देखो, ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट हो रहे हैं ना, ये बाउंड्री डिस्प्यूट आज की बात नहीं, ये बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत पुराने हैं। ये कोई आज नए नहीं चले हैं कि आज रिसेंट स्टार्ट हुए हैं ये, या ये बाउंड्री डिस्प्यूट बिल्कुल अभी अभी ही कुछ हुआ है, नहीं, ये बहुत पुराने हैं।
बहुत पुराने से चलते आ रही है। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स का यही सीन रहा है। तो इसको भी आप दिमाग में ऐसे ही रखिएगा कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स होना बहुत कॉमन है, और विद इन कंट्रीज भी कॉमन है। जैसे हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ डिस्प्यूट है, ऐसे ही विद इन स्टेट्स भी ये काफी कॉमन है। महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, कर्नाटका महाराष्ट्र के बीच में बेलगांव का सुना होगा आप लोगों ने, काफी पुराना है। हरियाणा और हिमाचल के बीच में भी एक रीजन है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसको। नोट्स में अपने लिख सकते हो कहीं पर भी, करंट अफेयर में। रीजन का नाम है परवाणु। परवाणु रीजन, जो कि दोनों स्टेट्स के बीच में, जो कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के पास ही पड़ता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट में भी इश्यूज है। हिमाचल और लद्दाख में भी काफी इश्यूज हैं। और आसाम जो स्टेट है, उसके अपनी से बाउंड्री लगी हुई सारी स्टेट्स के साथ कोई ना कोई इशू है। तो आसाम के भी काफी सारे इश्यूज हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज दिमाग में रखिएगा। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है वो कॉमन है इंडिया में। एग्जाम्पल यही है। इनको सॉल्व करने के लिए अलग अलग कमीशंस बनाई जाती हैं, और वो कमीशंस आगे डिसाइड करते हैं कि हम किस टाइप के बाउंड्री डिस्प्यूट्स को कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, अगला देखोगे प्रीलिम्स के लिए, इसको नोट कर लो अपने नोट्स में, क्योंकि अभी ये नई नई स्कीम आई है। एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम किसान भाई स्कीम, भंडारण इनिशिएटिव स्कीम, जिसके अंदर यहाँ पर हम लोग, भंडारण का मतलब ये नहीं कि कोई भंडारा बांट रहे हैं, इसका सीधा सा मीनिंग है जितने भी हमारे लघु और सीमांत किसान हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो अपना सामान किसी गोदाम में नहीं रख पाते हैं, उनके लिए हम लोग क्या होता है कि वो खराब फसल को कहाँ रखेंगे, उसको बेचने के लिए किस प्रकार से रखेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि यहाँ पर एक तरीके से जो है वेयर हाउस की सुविधा दे दी जाएगी। तो पीएम किसान भाई से यहाँ पर अर्थ है कि किसानों की मदद करने के लिए सरकार ने स्कीम स्टार्ट की। ऐसे काफी सारी स्कीम्स और भी हो चुकी हैं। तो एक वेयर हाउस रेंट पे देने की सब्सिडी वाली आ गई। ठीक है, इंटेंशन बहुत अच्छी है स्कीम की, पर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा मिलेगी आपको स्कीम में, इजी नहीं है ये। ट्रेडर्स की मोनोपोली को खत्म करने के लिए बोला है कि भाई फार्मर्स भी अपनी क्रॉप्स को जो है 3 महीने तक संभाल के रख सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जब उन्होंने कटाई कर ली, उसके बाद वो 3 महीने तक उसको संभाल के रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप अपनी क्रॉप को संभाल के रखोगे तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी इजी हो जाएगी, और आगे उसको आप बेच भी सकते हो। और आप जब उसको बेटर प्राइस मिलेगा तो होगा। अब क्या होता था सर, जब हमारे जो किसान भाई हैं, वो यहाँ पर जब किसी भी क्रॉप को वेयर हाउस में नहीं रख पाते थे, तब क्या होता था, वेयर हाउस में नहीं रख पाते थे तो उनको जो है वो एक प्राइस में बेच देना पड़ता था, सस्ते दामों पे भी बेचना पड़ जाता था। तो अब क्या होगा, जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी मोनोपोली यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, और एम्पावर भी हो जाएंगे फार्मर्स। 3 महीने तक वो हार्वेस्टिंग के बाद ही रख सकते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, गोदामों में 3 महीने तक एक्स्ट्रा अलाउ कर देना। तो किसानों की थोड़ी सी चिंता मुक्त हो जाएगी यहाँ पर, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ऑटोनॉमी डिसाइड करने की, भाई आपने कब बेचना है, आप कब चाहते हैं कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, कैसे बेचना है, हर चीज यहाँ पर जो लोग, जो किसान भाई हैं, वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी यहाँ पर इसके लिए पूरा एक स्टार्ट कर दिया है। पीएम किसान स्कीम तो पहले से चल रही है। किसान सम्मान निधि योजना, ये तो पहले से चली रही है। 6,000 रुपए हर साल के फार्मर्स को हमारे दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट पे। और पहले तो इनको, अब तो ये हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर्स को दे दिया गया, हर एक लैंड होल्डिंग फार्मर को ये पूरी स्कीमें दे दी गई है। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको। बढ़ते हैं हम, मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया है आपके लिए, आपको थोड़ा और अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, क्लियरली पूरा दिख रहा होगा। चलो भाई, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, जो म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। देखो भैया, म्यांमार तो कॉन्फ्लिक्ट की दुकान है पूरी। इतने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं म्यांमार में, कुछ ना कुछ रोज लगा ही हुआ है, वॉर पॉलिटिक्स लगी हुई है। तो अभी म्यांमार के जो है पूरे रास्ते भी ब्लॉक कर दिए, काफी ज्यादा। म्यांमार के मिलिट्री के तो बिल्कुल वो है ना, एक तरीके से उनके ऊपर तो पूरा वो ही लग गया है कि भाई रुक जाओ अब तो, वैसा वाला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो म्यांमार में काफी ज्यादा वॉर जो है कि इसकी सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है। टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, ये मिलिट्री बड़ी खतरे में हो गई है।
फेसिंग अ डेथ बाय द 1000 कट्स करके इंफॉर्मेशन आ रही है। काफी सारे जो सामान का आना जाना है उसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो अभी 3 हफ्तों से ये चीज चल रही है, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब हुआ क्या है, वहां पर जो है 3 तरीके की आर्मी है। पहले मैं आपको आर्मी के नाम बता देती हूँ, वैसे यहाँ लिख दिए मैंने। अराकन या आर्मी, अराकन से कुछ याद आया आप लोगों को? अराकन, अराकन योमा, कुछ याद आया? अराकन योमा, ऐसा कहा जाता है अराकन योमा जो माउंटेन्स हैं उनका एक तरीके से सबमर्ज वर्जन है। हमारे सबमर्ज मतलब डूबे हुए वर्जन है अराकन योमा के ही। अंडमान निकोबार, भारत के जो अंडमान निकोबार है वो अराकन योमा का ही एक सबमर्ज्ड वर्जन है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी, तांग करके, ये तीनों के बीच में हो गई घुसपैठ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इन तीनों के बीच में। एक सरप्राइज असॉल्ट लॉन्च कर दिया और उन्होंने इस ऑपरेशन का जो नाम दिया है अक्टूबर 27 को जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम दिया उन्होंने ऑपरेशन IO-27। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन तीनों ने मिलकर के 150 से ज्यादा मिलिट्री के पोस्ट को, की टाउन्स को ब्लॉक कर दिया। चाइना से बॉर्डर लगने वाले वहां की एक स्टेट है जिसका नाम है शान स्टेट, उसको ब्लॉक कर दिया पूरा। ठीक है, वॉर की डिमांड्स को यहाँ पर बढ़ने लग गए, मतलब ये काफी बड़ा एक चीज हो गई इधर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से एक पूरा ये जो है परिवहन मार्ग को रोकना, ये सब चीजें इन्होंने करनी शुरू कर दी। अब इससे नुकसान क्या होगा, तो चाइना और म्यांमार के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं जिसमें वो अपना जो ये सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़ा सा इफेक्ट में आ जाएगा, वो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा क्राइसिस है यहाँ पर ये बढ़ने को देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये वाला एक याद रखिएगा, पूरा म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट है इस तरीके से। चाइना ने हमेशा से जो है म्यांमार का सपोर्ट तो किया ही। म्यांमार का पुराना नाम हुआ करता था बर्मा, म्यांमार पहले इंडिया का ही पार्ट था, 1937 में सेपरेट हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में सेपरेशन हुई है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस काफी बढ़ते जा रहे हैं वहां पे रिबेल्स ने काफी ज्यादा इसको अगेंस्ट में ले दिया है। बाकी चाइना और म्यांमार के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और वहीं इंडिया म्यांमार के रिलेशंस भी काफी अच्छे ही रहे हैं हमेशा से। ऐसा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है, हम उनके साथ कलादार मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी शेयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशन भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा ये जो इशू पूरा निकल के आया है थोड़ा ऑफेंसिव होता जा रहा है। ऑफेंसिव से मेरा मतलब है थोड़ा सा हाईलाइट होता जा रहा है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है। क्लियर हुआ भाई? लास्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम करके। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट्स की, वो सब यहाँ पर अपना प्रोक्योर कर पाते हैं, जो भी सामान होता है उसको ऑनलाइन खरीदारी कर पाते हैं। जैसे अमेजोन पे हम लोग सेलर्स बेचते हैं, हम खरीदते हैं, ऐसे ही ये सब एक प्लेस है। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री इस पूरे को संभालती है। तो अभी यहाँ पर इसकी वजह से पूरा एक क्रांति आ गई है, ये काफी न्यूज में चल रहा था इसकी क्रांति का, तो वही मैंने सोचा कि एक बार इसको थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, ताकि सरकार भी, जो गवर्नमेंट के खरीदार हैं, गवर्नमेंट से कौन खरीद रहा है, गवर्नमेंट किससे खरीद रही है, क्या चीज है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे बता दिया, और इसकी वजह से काफी सेविंग भी हुई है और ट्रांसपेरेंसी भी आई है। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है कि भाई हमें ये पता चला है कि सरकार ने किसके कितना यहाँ पे खरीदना शुरू किया है। और ये भी है कि गवर्नमेंट से जो है पे 63,000 गवर्नमेंट बायर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की खुद की, और 62 लाख सेलर्स भी हैं। तो छोटा सा आर्टिकल था जीईएम के ऊपर। बाकी जीईएम पे आप ये मत सोचेगा कि कोई मेंस में क्वेश्चन बनेगा। जीईएम पे ऊपर क्वेश्चन जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में बन सकता है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा, और किसी में भी इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, बाकी सरकार द्वारा इस पूरे को जो लॉन्च किया गया था वो 2016 में लॉन्च किया था, ताकि प्रॉपरली पता चल जाए। 5 महीने के रिकॉर्ड में इसको बना दिया गया, और इस पूरे को
आज के टाइम पे नई दिल्ली के तहत ही पूरा संभाला जाता है, गवर्नमेंट ये पूरा इसको ओन करती है। पेपरलेस है, कैशलेस है, ऑनलाइन है, पूरा सप्लाईज का सारा काम देखना, ये सारा कुछ देखती है। और ये प्रॉपरली एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। तो ये सबसे बड़ी और इसकी बेहतर बात है। इसने काफी अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। बाकी बेसिक बात तो आपको यही पता होनी चाहिए कि इसके अभी जो हेड है वो एक आईएएस ऑफिसर है 1993 बैच के। तो वो तो खैर आपसे नहीं पूछेगा कोई, बट इतना इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला आता है भाई माची बनाना वेराइटी। अभी ये क्या है और ये न्यूज में अभी क्यों चल रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। माची बनाना को असल में ना अभी जीआई टैग दिया है कुछ दिनों पहले। कन्याकुमारी जिले की है ये। और कन्याकुमारी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो कन्याकुमारी जिले की मूल निवासी मेटी केले, मेटी भी बोलते हैं माटी भी बोलते हैं, तो मेटी केले की किस्म है एक, केले की किस्म है जो सबसे ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि वहां पर जो है उसकी एक अलग सा इसका एरोमा टेस्ट होता है। तो तभी इसको अलग से यहाँ पर दिया गया है। इसका जो आकार है, इसका स्वाद है, इसका आकार मनुष्य की जो उंगली जैसा है ना, उसके जैसा ही देखने को मिलता है। तो ये काफी ज्यादा मैटी केला करके फेमस हुआ था। तो उसी के बारे में आपको याद में रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? नहीं लिखा हुआ तो लिख लो अपने नोट्स में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही थी, सेकंड भी सही थी, थर्ड में गलत था। ये सिमाती जो है वो माटी और रेड बनाना, ये जो है ये डायबिटीज वालों के लिए बिल्कुल सुटेबल है, तभी तो इसको जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोडक्ट है हमारे लिए। तो जीआई टैग जो दिया जाता है वो तो एक बेटर प्रोडक्ट को दिया जाता है, जो कि हर टाइप के पर्सन कंज्यूम कर सके। तो उसी पर्पज से यहाँ पे भी ये जीआई टैग दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज वाले लोगों के लिए सुटेबल नहीं। ऐसे ही अब रिसेंट मॉनसून ब्रेक आया था, आपको पता है मॉनसून ब्रेक अभी हमें सबको देखने को मिला है। तो उसी के ऊपर क्वेश्चंस है। ये है भाई, सारी ऑलमोस्ट स्टेटमेंट करेक्ट ही है। तो अभी हमारा जो ये पूरा थर्ड लॉन्गेस्ट मॉनसून ब्रेक रहा है, जब रेनफॉल थोड़ी कम हो जाती है और 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज तक जो है वो कम ही रहती है, उसे कहते हैं मॉनसून ब्रेक। नॉर्मलाइज रेनफॉल जो है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है, उसको मॉनसून ब्रेक कहा जाता है। और अभी की जो हमारी पूरी इस बार की जो आई है वो एल नीनो की वजह से आई है। एल नीनो ला नीनो मैंने अपनी वीडियोस में पहले बहुत बार समझाया है। तो मैं यही आपको चाहूंगी कि आप एक बार उस वीडियोस को जरा कवर कर ले। ठीक है, एल नीनो जो है उसकी वजह से आया, ला नीना की वजह से नहीं आया। एल नीनो की वजह से हमको काफी ज्यादा ये देखने को मिला है। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन भी आपको मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काफी बातें हो रही हैं। तो यूएसए जो है यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग कर रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट गोल्स के ऊपर। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको ड्रिल करते हो, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर पड़ेगा। तो यूके यहाँ पर प्लान कर रहा है इसको। तो उसी चीज के लिए क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल की ड्रिलिंग के ऊपर क्या लॉज है। तो इस तरीके से जो पूरा ड्रिलिंग की जा रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और कहाँ पे हो रहा है ये, नॉर्थ सी में। किसके लिए हो रहा है, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए। तो ये जो पूरा स्टेप्स है, क्या ये लाइन में है क्लाइमेट गोल्स के, जो क्लाइमेट गोल्स हम हमेशा कहते हैं। तो आपको भी पता है ये चीज कि ऑयल ड्रिलिंग ब्रिटेन ने अप्रूव कर रखी है। तो साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट काफी वार्निंग दे चुके हैं, ये नहीं करना चाहिए, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। तो ये डिसीजन ऋषि सुनक की गवर्नमेंट के थ्रू आया है। काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला कि भाई एनवायरमेंटल कमिटमेंट्स आपकी कितनी ज्यादा दी हैं, आपका इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर। तो सुनक ने जो है ये चीज के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से अलाउ कर दिया। ब्रिटेन को जो है उन्होंने बोला कि भाई डोमेस्टिक ऑयल और गैस प्रोडक्शन करने की जरूरत है, इसके लिए हमें ये सारी चीजें करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये मेन बात थी जिसके ऊपर ये सब कुछ स्टेप लिया गया। तो इसका आप इम्प्लीकेशंस बताएंगे, बेसिकली आपको एनवायरमेंटल हजार्ड्स के बारे में बताना है कि अगर हम ड्रिलिंग करते हैं फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर या क्लाइमेट के ऊपर। ठीक है, आप सीधा सा बताएंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है, पॉल्यूशन। जैसे आप बताते हो कि पराली के धुएं की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, सेम एज दैट वे जब ड्रिलिंग होगी फॉसिल फ्यूल्स की तो
उससे भी पॉल्यूशन ही क्रिएट होगा, जिसमें ऑयल और गैस रिलीज हो जाएगी, और वो ऑयल और गैस टन्स में हमारे एयर में जाएंगी। क्लीन एयर, क्लीन वाटर, सबको यहाँ पे जो है वो खराब करेंगे। ह्यूमंस, पोलर बियर्स, व्हेल्स, जितने भी यहाँ पे रहते हैं, तो वो ड्रिलिंग टॉक्सिक पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, तो वॉलेटाइल कंपाउंड्स आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये पूरी ड्रिलिंग का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हो कि इस पूरी ड्रिलिंग का इम्पैक्ट जो है वो कम्युनिटीज पे पड़ता है, डेंजरस हो सकता है, फ्यूल से एमिशन हो सकता है, जितने भी लैंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विजिटर्स वहां से जो है वो टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो जाता है पूरी तरीके से। और जो अगर कोई ऑयल स्पिल होता है तो वो तो एनिमल्स के लिए डेडली होता ही होता है। तो 7 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, इन्हीं को आपको 7 पॉइंट्स को पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करते रहना। ठीक है, जैसे बताया कि डिस्कस करने हैं ना इम्प्लीकेशंस, तो आप एक एक करके बताते जाओ। आप क्या करो, सबसे पहला पॉइंट बताओ, ऑयल स्पिल, कि अगर ऑयल स्पिल होता है तो कैन बी डेडली टू एनिमल्स। एनिमल्स के लिए डेडली होता है, जिसमें आप पूरे एक्सप्लेन करोगे कि एक्सट्रैक्शन जो है यहाँ पर इट कैन बी डेंजरस। ये जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उससे जो है बिग और स्मॉल स्मॉल स्पिल कोई भी हो तो उससे डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ को इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे करते करते पॉइंट बनाओ, फिर वाइल्ड लाइफ का पॉइंट बनाओ, टॉक्सिक पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स का पॉइंट बनाओ। सो ऐसे करते करते आप अपना पूरा आंसर को कंप्लीट कर सकते हो पॉइंट्स बना के। तो जरूरी है आप कोई भी आंसर जब प्रिपेयर कर रहे हो तो इस वे में लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको डिस्कस करने को बोला है, आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आंसर कंप्लीट लगेगा। तो जरूरी नहीं है यूके के ऊपर ही है, ये बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऑयल फ्यूल फॉसिल फ्यूल ड्रिलिंग का व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, फॉसिल फ्यूल एंड क्लाइमेट हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन भी नॉर्मली बन सकता है। तो बस वही है, आपको ऐसे ही इस पूरे को कंप्लीट करना है, अपने आर्टिकल को कंप्लीट कीजिएगा। बाकी यहाँ तक आप लोगों से उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब तो वीडियोस रेगुलरली भी आ रही हैं, तो आपके नोट्स भी बन रहे होंगे, वीकली करंट अफेयर भी आ रहा है, तो उससे भी नोट्स बनाइएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।